गाइस, तो आज नेक्स्ट सेट है। बात करते हैं एसएससी की क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे हम लोग सीजीएल के और बहुत सारे एग्ज़ाम्स के, क्योंकि सीजीएल आने वाला है तो और भी बहुत सारे एग्ज़ाम में काम आने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग इसको अंत तक देखें और चलो शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, बिकॉज हाई क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता है, बेस्ट कंटेंट मिलता है आपको। आपको एक आर्टिकल मैं बताऊंगा क्वेश्चन, फिर उसके सारे आर्टिकल को डिस्कस करूंगा और जितने ऑप्शंस हैं, क्यों रॉन्ग हैं क्यों सही है, ये सब बताऊंगा आपको, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे वीडियोस हमारी अभी तक। और मैं अच्छे आगे आने वाली वीडियोस को मैं और इम्प्रूव करता जाता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड विथ इन विच a person is arrested and detained in custody must be produced before nearest magistrate। देखिए प्रिवेंटिव जो है डिटेन, तो इसको 24 आवर्स के अंदर, एक दिन के अंदर, 1 डे के अंदर इसको प्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास में। अगर मान लो मैंने कोई क्राइम किया है और मुझे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तो मुझे 1 डे के अंदर 1 डे मतलब 24 डेज़ के अंदर हमें तुरंत मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और इसमें एक बात और भी है कि जो ट्रैवल टाइम है उसको एक्सक्लूड करना होगा। ट्रैवल टाइम जो है, ट्रैवलिंग जो पीरियड है उसको एक्सक्लूड करना होगा। ठीक है, उसको हटाना होगा। जैसे मान लो कि 9 बजे से लेकर के मुझे अरेस्ट किया गया और मैं 9 AM तक मैं, और फिर अगले 9 AM तक, मतलब अगली तारीख को, जैसे मान लो मुझे 20 मई को मुझे अरेस्ट किया गया था 9 बजे के लिए, 9 बजे सुबह, और 21 मई को मुझे तक मैं अरेस्ट किया जा सकता हूँ। इसी के पहले मतलब सुबह 8:59 तक मुझे उन्हें करना होगा। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हो सकता है कि रास्ता बड़ी ख़राब हो, उसमें ही टाइम लग जाए बहुत सारा, है ना। तो हो सकता है कि मुझे ये लोग 21 मई की जगह पे 22 मई 23 मई तक करें। क्यों? बिकॉज ट्रैवल टाइम को एक्सक्लूड करना होगा। जितना टाइम जाने में लग रहा है जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास, उस थाने चौकी के पास से, तो वो ट्रैवल टाइम हटाना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल 24 आवर्स के अंदर करना होगा, यही बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, एवरी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड एंड डिटेन का मतलब जो कस्टडी में रखा जा रहा है, उसे बोलते हैं डिटेन। इसे बोलते हैं डिटेंशन पॉलिसी। ठीक है, मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, जो पास का मजिस्ट्रेट है। हो सकता है कि मान लो जैसे कि आपके एरिया, मान लो से एक डिस्ट्रिक्ट ये है और एक डिस्ट्रिक्ट ये है। अब इस डिस्ट्रिक्ट का ये हेडक्वार्टर यहाँ पर है और इस डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर यहाँ पे है। अब मान लो यहाँ पे क्राइम हुआ, तो चाहो तो आप इसको, मान लो इस वाले का हेडक्वार्टर मान लो यहाँ पे है, इस वाले का हेडक्वार्टर मान लो यहाँ पे है। अब इसके पास ही नियरेस्ट मजिस्ट्रेट मान लो यहाँ बैठता है, तो हमको यहाँ पर प्रोड्यूस करना होगा। ठीक, ये नियरेस्ट मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है। तो अगर कल को अगर एक स्टेटमेंट आता है कि क्या दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल, बिकॉज यहाँ पे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट की बात की गई है। विद इन 24 आवर्स ऑफ सच अरेस्ट एक्सक्लूडिंग टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम प्लेस ऑफ अरेस्ट टू कोर्ट, नो पर्सन कैन बी डिटेन्ड बियॉन्ड दिस पीरियड। हाँ, अगर बियॉन्ड इसके हमें रखना है जेल में, तो मुझे मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी और फिर एडवाइजरी बोर्ड जारी करेंगे। ये जो भी मेंबर 3-4 होते हैं, इसमें 3 होते हैं प्राइमरली, तो वो अगर एडवाइस करते हैं कि हाँ आप इसे डिटेन कर सकते हो, तो आप डिटेंशन होगा आपका। ग्राउंड्स अगर चाहें तो बताएं, चाहे ना बताएं। नेशनल सिक्योरिटी की अगर बात है तो आप चाहें तो वो ग्राउंड ना बताएं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है कि मैं क्यों अरेस्ट कर रहा हूँ। हो सकता है मैं आतंकवादी गतिविधि में शामिल हूँ और मेरे खिलाफ जो है सबूत इकट्ठा किए जा रहे हों, तो ये भी हो सकता है। अब बात क्वेश्चन नंबर 29 की है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स।
तो देखो, भारत में फंडामेंटल राइट्स कई प्रकार के होते हैं। आपको पता होगा कि पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक ये बात करता है। तो इसमें 25 क्या कहता है आर्टिकल? ये बोलता है कि मुझे अधिकार है किसी भी रिलीजन को मैं प्रैक्टिस करूं, चाहे हिंदू धर्म को फॉलो करूं, चाहे मैं इस्लाम धर्म को फॉलो करूं, चाहे मैं बुद्ध धर्म को फॉलो करूं, चाहे जैन धर्म को, चाहे क्रिश्चियनिटी को, किसी को भी। 26 क्या बोलता है? मैनेजमेंट कि वही कम्युनिटी उसको मैनेज करेगी, इस तरीके से दिया गया है कि मैनेजमेंट। ये क्या है कि कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। हाँ, फीस चाहे तो ले सकते हैं मैनेजमेंट करने के लिए, इन द सेंस कि मान लो हाजी अली दरगाह है ये, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, तो वहाँ पर जो पुलिस मैनेजमेंट अगर सरकार देगी आपको सिक्योरिटी, तो उसके लिए फ़ीस आपसे वसूल सकती है। बाकी टैक्स कोई नहीं होगा, ठीक है। फ़ीस क्या होती है? टेम्परेरी होती है। टैक्स क्या होता है? परमानेंट होता है, जब तक कि उसको एक्ट के ज़रिए ख़त्म ना किया जाए। आर्टिकल 28 अगेन होता है कि इंस्ट्रक्शंस। तो आर्टिकल 28 इज़ द राइट आंसर। ये प्रोहिबिट करता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। अगर मान लो कोई ऐसा स्कूल है जो स्टेट, मान लो यूपी गवर्नमेंट से या एमपी गवर्नमेंट से या महाराष्ट्र गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर वो फंड ले रहा है, तो अब मान लो मदरसा, मान लो ये है मदरसा, तो अगर ये फंड ले रहा है तो मैं एज अ हिंदू यहाँ पढ़ाई कर सकता हूँ, और मुझे ये मदरसा फोर्स नहीं कर सकता कि आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस पढ़नी ही पड़ेंगी, कि आपको इस्लाम धर्म की मान्यताएं माननी पड़ेंगी। बिकॉज हाँ, मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो मैं पढ़ने जाऊँगा वहाँ पे, शायद बिकॉज यहाँ पे अच्छे टीचर्स हैं इसलिए जा रहा हूँ मैं, मेरे पास के स्कूल से अच्छे टीचर्स हैं, फ़ीस काफ़ी कम है तो मैं जा सकता हूँ। बट अगर ये स्टेट से पैसा ले रहा है तो मुझे वो मदरसा फोर्स नहीं कर सकता है कि आपको इस्लाम पढ़ना पड़ेगा। ये कब कर सकता है? जब वो पूरी तरीके से अपने ही फंड पे चल रहा हो, ठीक है। फॉर इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट एंड रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड, स्टेट फंड से, जो स्टेट गवर्नमेंट से अगर कोई फंड ले रहा है तो नहीं कर सकता, ठीक है। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इज परमिटेड बट नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड। कंपेल्ड का मतलब होता है, ये आपकी वोकैब बता रहा हूँ मैं आपको, कंपेल का मतलब होता है फोर्स करना, कंपेल का मतलब होता है बल देना, मतलब फोर्स करना, बाध्य करना, किसी को फोर्स करना, ठीक है। टू टेक पार्ट इन इट विदाउट कंसेंट, कि बिना पेरेंटल कंसर्न के, इन केस ऑफ माइनर, अगर बच्चा मान लो माइनर है तो बिना पेरेंट के कंसेंट के आप उसको रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते हो। अगर मम्मी पापा ने बोल दिया हाँ पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बच्चे को सब कुछ आना चाहिए, इस्लाम, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म सब कुछ आना चाहिए, तो हाँ ठीक पढ़ा सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं पढ़ा सकते हो। मतलब फोर्स नहीं किया जाएगा। आप किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते हो अगर आपका स्कूल स्टेट फंड से चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर हैविली इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। कि इंस्पायर का मतलब होता है कि मोटिवेटेड। आपको सर मोटिवेटेड का मतलब क्या होता है? मोटिवेटेड का मतलब होता है कि किससे ये, मतलब किससे ये इंस्पायर हुआ है और मोटिवेटेड हुआ है, कि मतलब किससे इसने ये जो है चीज़ ली है, एक तरीके से उधार ली है, या उधार नहीं कह सकते आप वो, कि किससे ये मतलब किसी से अच्छा महसूस किया होगा ना तभी तो लिया। जैसे मान लो कोई इंसान है और वो गरीबों की मदद कर रहा है, रोज़ वो सुबह आता है, वो रोज़ खाना देता है गरीबों को, तो आपको बड़ा अच्छा लगा कि यार ये कितना अच्छा काम कर रहा है, कल से मैं भी ये काम करूँगा, कल से मैं भी गरीबों को जो है खाना खिलाया करूँगा। तो आप क्या हुए हो? आप इस एक्ट से आप इंस्पायर हुए हो, किसी को देखा आपने, तो किस कंट्री, किस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से, मतलब हिस्टोरिकल का मतलब ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट से इंस्पायर हुआ है? मैग्ना कार्टा 1215 इंग्लैंड का, या बिल ऑफ राइट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का,
या डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन फ्रांस का, या फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि यूनाइटेड नेशंस ने फॉलो किया, या वाइमर जर्मनी का। तो चारों ही आपको लग सकते हैं अच्छे, लेकिन आपको पता है कि बिल ऑफ राइट्स यूएसए से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट लिया है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंस्पायर्ड बाय बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इसको हम बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं यूएसए में। और फंडामेंटल राइट्स जो है इंडिया में आर फार मोर इलेबोरेट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फंडामेंटल जो है इंडिया में वो इलेबोरेट नहीं है, नॉट लेस इलेबोरेट, मैं कहूँ कि लेस इलेबोरेट दैन अमेरिकन राइट्स, अमेरिकन फंडामेंटल राइट्स, तो क्या सही होगा? जी गलत होगा, बिकॉज हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडिया के, इंडियन फंडामेंटल राइट्स आर मोर इलेबोरेट है। ठीक है, तो ये आपको कैच यहाँ पे आपको याद रखना है। हाउएवर का मतलब हिंदी में होता है जबकि। जबकि तब लगाते हैं कि जब आप कोई स्टेटमेंट बोल रहे हो और एकदम आप उसके विपरीत बात करना चाहते हो, जैसे वो इंसान बड़ा अच्छा है, वो कितना अच्छा इंसान है, पर जबकि वो उसमें एक बुरी आदत है कि वो शराब पीता है। वो इंसान अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, बात करता है, हेल्प भी कर देता है मेरी, पर वो सिगरेट पीता है। तो मतलब हाउएवर वहाँ लगाते हैं जहाँ पर आप अभी तक जो आपने बात कही है उससे आप थोड़ा सा विचित्र या उससे आप थोड़ा सा निगेटिव बात, उसके विपरीत बात करना चाहते हो। कि जैसे मान लो आपने कहा कि यार ये इंसान इतना बुरा है, ये इंसान दुष्ट है, ये इंसान सब कुछ बेकार है, 5 आपने किसी की बुरी क्वालिटी गिनाई। हाउएवर लगाया जब आपने, तो मतलब कि आपने अब आप अच्छाई बताना चाहते हो उसकी, आप बुराई नहीं करना चाहते हो कि यार वो कैसा भी हो, पर वो उसके अंदर एक क्वालिटी है कि उसको इंग्लिश अच्छी आती है, उसको इंग्लिश अच्छी आती है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। द फंडामेंटल राइट्स आर इन इंडिया आर फार मोर का मतलब बहुत ज़्यादा, फार मोर इलेबोरेट का मतलब बहुत ही ज़्यादा विस्तृत, डिटेल्ड, इलेबोरेट का मतलब डिटेल्ड, देन दोज फाउंड इन, दोज यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के लिए लिखा गया है। ठीक है, इन एनी अदर कंट्री इंक्लूडिंग यूएसए क्या किसी भी कंट्री से ज़्यादा हमारे यहाँ पे इलेबोरेट है। बिग बैलेंस इंडिविजुअल लिबर्टी विथ सोशल कंट्रोल थ्रू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। इंडिया में क्या है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया है वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इन द वर्ल्ड। ठीक है, जिसमें कि 22 कितने पार्ट हैं ये आपको बताना है, और कितने शेड्यूल है बताना है, ये सभी आपको बताने हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स स्टेट फ्रॉम कंपेलिंग एनी पर्सन टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। प्रोहिबिट करता है, तो आर्टिकल 27 आपको बताया था मैंने कि मना करता है लेविंग टैक्सेस को। यहाँ पे क्या है, प्रोहिबिट्स स्टेट। अब स्टेट मतलब क्या स्टेट का है? स्टेट का मतलब है कि चूँकि फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही, तो यहाँ पर आर्टिकल 12 में ये डेफिनेशन लिखी हुई है। आर्टिकल नंबर 12 में ये डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो ये बताता है कि स्टेट क्या है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जैसे स्टेट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जितनी भी स्टेट्स हैं, एमपी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, जितने डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के हैं, या फिर जितनी बैंक्स हैं, आरबीआई के द्वारा जितनी कंट्रोल बैंक्स की जा रही हैं, सरकारी बैंक्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, या आप चाहे कह लो कि सरकारी बैंक्स कह लो आप, जितनी भी हैं, या आप ऐसा स्कूल जहाँ पर स्टेट फंड होता है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस, सच इंस्टीट्यूशंस दैट आर फंडेड बाय
फंडेड बाई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट के द्वारा अगर फंड मिलता है, मतलब पैसा मिल रहा है, पैसा अगर मिल रहा है तो वो भी स्टेट के दायरे में आता है, और अगर स्टेट उसको कंट्रोल करती तो वो भी आता है। तो क्या बताओ आप कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो कि सरकारी कंपनी है, या इंडियन ऑयल, क्या स्टेट है? नहीं। तो ये स्टेट है, आपको याद रखना पड़ेगा, ये स्टेट है, ठीक है। आर्टिकल 30, क्वेश्चन नंबर 32 है कि आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत कौन कौन से राइट्स को इंक्लूड किया गया है? वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, राइट टू स्ट्राइक, क्या ये फंडामेंटल राइट है? जी नहीं, ये राइट नहीं है। आरटीआई है? जी हाँ ये है। पॉलिटिकल बांस, ये भी नहीं है। फायर आर्म्स, क्या आप इवन पीसफुल आर्म्स की बात की गई है कहाँ पे? आर्टिकल 19(1)(b) में की गई है। फायर आर्म्स मतलब कि बंदूक ये तो नहीं, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, पॉलिटिकल बांस नहीं, तो ये कर सकते हो आप। राइट टू एब्सोल्यूट सीक्रेसी ऑफ एसेट्स बाय इलेक्शन कैंडिडेट्स, ये भी नहीं। एब्सोल्यूट कहाँ है? मतलब ये तो सीक्रेसी तो करनी नहीं चाहिए। बांध इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। Which of the following constitutional provisions is known as doctrine of eclipse in context of? अब देखो डॉक्ट्रिन पे सवाल आ गए। डॉक्ट्रिन क्या होता है? अ सेट ऑफ रूल होते हैं, अ कन्वेंशनल रूल कह लो या प्रोसीजर कह लो, टू डिफाइन और टू मेक श्योर दैट समथिंग इज गुड और बैड, ठीक है। तो ये जुडिशरी में यूज़ काफ़ी होता है। फ्यूचर लॉज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स आर कंप्लीटली डेड फ्रॉम द बर्थ। फ्यूचर लॉज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स आर कंप्लीटली डेड, क्या ये एक्लिप्स है? जी नहीं, ऐसा है क्या? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स रिमेन डॉर्मेंट बट नॉट कंप्लीटली डेड, क्या ये है? फंडामेंटल राइट्स कैन बी ओवरशैडोड बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये भी गलत है। प्रेसिडेंट कैन ओवरशैडो पार्लियामेंट पावर, ये भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट कैन इक्लिप्स हाई कोर्ट रूलिंग्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, ये भी गलत है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? बी। ये क्या करता है दोस्तों? इक्लिप्स का मतलब पता होगा, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, कि जैसे मान लो ये धरती है अपनी और यहाँ पर सूरज निकला हुआ है, सूर्य भगवान निकले हुए हैं। अब चंद्रमा मान लो यहाँ पे आ गया, ठीक, चंद्रमा, और चंद्रमा ने क्या किया, इतना जो सूर्य का है ये हिस्सा, ये धरती पर नहीं दिख रहा है, केवल इतना दिख रहा है हमको है। या उल्टा कर दो आप कि चंद्रमा कम दिख रहा है, तो उसे बोलते हैं इक्लिप्स करना, कि मतलब बाकी सारा हिस्सा ना दिखना उसका। तो ये है यहाँ पे कि जितने भी संविधान बनने से पहले के जो लॉज हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, प्री का मतलब उससे पहले के, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स रिमेन डॉर्मेंट। डॉर्मेंट का मतलब निर्जीव, नॉट इन एक्शन, डॉर्मेंट रहते हैं बट नॉट कंप्लीटली डेड, कंप्लीटली डेड नहीं रहते हैं। कुछ चीज़ें उसकी डेड हो जाती हैं जो चीज़ फंडामेंटल राइट्स के कन्फर्मिटी में नहीं है। कन्फर्मिटी का मतलब सहमति में नहीं है। कन्फर्मिटी का मतलब होता है सहमति, जो सहमति में नहीं है उनको हटा देते हैं, बाकी सब चीज़ों को जो बच जाती है उसको हम ले लेते हैं अपने, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स टू आर्टिकल 13 जिसे बताया जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को ये साबित करता है कि आर्टिकल 13 क्या कहता है कि ऐसा कोई अगर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी जो कि फंडामेंटल राइट से मेल नहीं खाता है, तो उस पर्टिकुलर एक्ट का वो वाला पार्ट हम डिलीट कर देंगे। जो कौन सा पार्ट? जो पार्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स को नहीं मानता है,
उस पार्ट को हटा देंगे, बाकी जो पार्ट है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्पेक्ट करता है, सम्मान करता है, उसको हम रखेंगे, कोई डाउट नहीं है। यही काम हम जितने भी एक्ट्स पास हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले उन सभी को हम सम्मान देंगे, उन सभी को हम रखेंगे। पर जितने भी एक्ट्स या उनका जितना भी पार्ट, जितना भी उनका भाग हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स को नहीं मानता है तो हम उसको खारिज कर देंगे, उसके उतने पार्ट को खारिज कर देंगे। जैसे भारत में आपको पता होगा कि CRPC, IPC, इवन UPSC, इवन RBI जो बनाई गई थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है RBI के एक्ट से, RBI के एक्ट 1934 से बनाई गई थी। ये एक एक्ट पास किया गया था, उसी के हिसाब से हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाई गई है। तो क्या हमने इसको खारिज किया? जी नहीं, क्योंकि ये जो बैंक थी वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर रही थी, इसीलिए हमने इसको कंटिन्यू रखने दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, सेवरेबिलिटी का मतलब वो दोस्तों ओवर, ये जो हमने बता रहे थे ये वाला एग्जांपल कि उतने को एक्ट काट देगा तो ये सेवरेबिलिटी का एग्जांपल है, वो ओवरशैडो वाला एग्जांपल था, ठीक है, जो हमने पहले बताया था आपको कि जितना भी भाग हम डोरमेंट नहीं रखेंगे अभी उस समय के लिए। जैसे मान लो इस वाले का एग्जांपल क्या था, मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे मान लो कि 1950 में कोई एक्ट पास हुआ तो इसमें मान लो 10 प्रावधान थे, 1 2 3 4 5 6। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या कहता है कि अभी मान लो हम लोग 2026-25 में हैं, तो 2025 में अगर हम लोग हैं यहाँ पे या 2026 में हैं, तो अगर इस समय ये 1 अलाउड है, 2 अलाउड है, तीसरा में दिक्कत है तो हम इसको तब तक नहीं मानेंगे। लेकिन मान लो 2030 में सुप्रीम कोर्ट को सद्बुद्धि आती है कि नहीं हम उसको दोबारा मान लेते हैं बिकॉज वो सही था, तो हम इसको दोबारा सही मान लेंगे। मतलब कुछ टाइम के लिए हम इसको इनएक्टिव कर देंगे, मतलब कि इसको नहीं मानेंगे, तो उस समय वहाँ पर उसको पॉज लगा देंगे। ये कौन लगाएगा? ये चाहे सुप्रीम कोर्ट लगाए या चाहे आपका पार्लियामेंट लगाए या स्टेट लेजिस्लेचर लगाए, विधानसभा लगाए, तो कोई दिक्कत नहीं। सेवरेबिलिटी का मतलब होता है कि आपने कोई एक्ट पास किया और इसमें मान लो 10 प्रावधान थे, 2 फंडामेंटल राइट्स को नकारते थे तो हमने उसको डिलीट करवा दिया, मतलब इरेज करवा दिया, तो ये होता है सेवरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। द इंटायर एक्ट इज डिक्लेयर्ड वॉइड इफ एनी पार्ट ऑफ इट, एक्ट का कोई पार्ट वॉयलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को। जी नहीं, इंटायर एक्ट हम वॉयलेट नहीं करते हैं, उसका कुछ पार्ट ही, हम उतना पार्ट काट देंगे। जैसे किसी इंसान की कोई इंसान मान लो है और उसका एक हाथ बेकार गया तो हम उसके उतने हाथ को काट देंगे बिकॉज उतना उसका हाथ बेकार गया है ना। जैसे मान लो किसी इंसान के अंदर दांत खराब हो गया, मान लो ये वाला, तो अगर दांत खराब हुआ है तो हम सिर्फ उसके उस दांत को निकाल देंगे, बाकी नया कैप वगैरह लगा देंगे, है ना। नया कैप जो लगाया जाता है दांत के पास में वो लगा देंगे। उतना दांत निकालना मतलब क्या है? सेवियर करना, निकालना, डिलीट करना, उतने पार्ट को सिर्फ। तो यही है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ओनली द ऑफेंडिंग पार्ट ऑफ द लॉ इज डिक्लेयर्ड वॉइड वाइल द रेस्ट रिमेन्स वैलिड। हाँ, यही तो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, पहला करेक्ट, क्योंकि इंटायर एक्ट को नहीं काटेंगे। मतलब कि एक इंसान मान लो है, उसका मान लो ये दाएं हाथ की बीच वाली उंगली खराब हो गई। अब तुम कहो कि इस इंसान को गोली मार दें पूरा, अरे भाई उसका ये हाथ बेकार गया तो उसको सिर्फ इतना मारो ना, पूरे आप उस इंसान को क्यों मारे दे रहे हो? अगर उसकी बीच वाली उंगली खराब हुई जा करके तो सिर्फ उस उंगली को काट दो या उस पर कुछ इलाज कर लो उसका। स्टेट लॉज कैन बी सेवेयर्ड फ्रॉम सेंट्रल लॉज ड्यूरिंग डिस्प्यूट। नहीं, ये तो कोई और बात कर रहा है कि मतलब अगर किसी भी सब्जेक्ट पे, कॉन्करेंट सब्जेक्ट पे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और स्टेट लॉ ने बनाया तो हम किसको मानेंगे? सेंट्रल को मानेंगे, बिकॉज ये बड़ा भाई है तो बड़े भाई की बात मानेंगे। तो ये भी गलत है, इसका कोई तुक नहीं बनता। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सेवेयर्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन बाय अमेंडमेंट, कर सकते हैं, लेकिन ये इसका मतलब यहाँ पे सेवरेबिलिटी का नहीं है। हाई कोर्ट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये क्या मतलब बकवास? केवल सेकंड बी ऑप्शन इज करेक्ट कि ओनली द ऑफेंडिंग पार्ट। ऑफेंडिंग का मतलब कि जो पार्ट चुभ रहा है, जो पार्ट तकलीफ दे रहा है। ऑफेंडिंग का मतलब होता है किसी को नाराज़ करना।
नाराज़ करना ऑफेंडिंग का मतलब होता है, तो मतलब नाराज़ करने वाला, दिक्कत देने वाला, दिक्कत देने वाला, दिक्कत देने वाले पार्ट को हम काट देंगे, ठीक है। तो ओनली अफेंडिंग पार्ट ऑफ द लॉ इज डिक्लेयर्ड वॉइड। डिक्लेयर का मतलब जो है हम कहते हैं वॉइड। वॉइड का मतलब क्या है? वॉइड का मतलब है इनएक्टिव कर देना, इनएक्टिव करना या डिलीट करना। फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट का मतलब बचा हुआ, बाकी सब कुछ बचा रहता। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और सेपरेबिलिटी, सेवरेबिलिटी भी कहते हैं इसको, हैं सेवरेबिलिटी भी कहते हैं, या आप सेपरेबिलिटी भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ओनली द अफेंडिंग प्रोविजन जो उसने विल बी डिक्लेयर्ड वॉइड, नॉट द इंटायर एक्ट। इंटायर एक्ट को हम वॉइड नहीं बोलते हैं। प्रोवाइडेड द वॉइड पार्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इनवैलिड पार्ट। द वैलिड पार्ट, इसमें 5 थे, 1 2 3 4 5 प्रोविजंस थे। 3 प्रोविजंस अच्छे थे, जो वैलिड थे उसको हमने अलग कर लिया, और 2 जो प्रोविजंस थे वो बेकार थे, तो उसको मैंने वॉइड कर दिया। वॉइड का मतलब बेकार, वॉइड करार दे दिया, हमने उनको बेकार करार दे दिया। और वैलिड का मतलब अच्छे। Which of the following articles protects a citizen against preventive detention and lays down safeguards for a person detained without immediate trial? Immediate का मतलब तत्काल, ट्रायल का मतलब कार्रवाई, ट्रायल का मतलब होता है कार्रवाई, डिटेन का मतलब कैद करना, और लेस डाउन का मतलब है कि बताना, विस्तृत रूप से बताना, बताना या खाली बताना भी होता है, ठीक है। सिंपल भी कह सकते हो या उस तरीके से बोल सकते हो। तो बताओ प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब कि मान लो, सपोज करो कि मेरे पास एक व्हाट्सएप मैं चला रहा हूँ और मैं अपने दोस्त को ऐसे मैसेजेस कर रहा हूँ कि यार कुछ ऐसा कर रहा हूँ, कुछ ऐसे मैसेज कर रहा हूँ, और पुलिस को लगता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ और मैं आतंकवादी हूँ। पुलिस को सिर्फ भनक लगी इस बात की, तो पुलिस मेरे घर आएगी और मुझे डिटेन कर लेगी। तो भैया मैं पूछूंगा क्यों, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। तो पुलिस पता क्या बोलेगी, आपने कुछ किया नहीं है लेकिन आप फ्यूचर में ऐसी गतिविधि कर सकते हो। तो मतलब अभी मैंने किया नहीं है और पहले ही आपने अरेस्ट कर लिया है, केवल शक के दायरे में, शक होने पर आपको अरेस्ट कर लिया गया, इसे बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसे बोलते हैं। तो ऐसा कौन आर्टिकल है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन से इंसान को प्रोटेक्ट करता है? वरना ऐसे क्या होगा कि पुलिस जिसको चाहेगी उसको अरेस्ट कर लेगी। तो कौन सा आर्टिकल बोलता है, तो आपको बताना है। तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है आर्टिकल 20 में या आर्टिकल 22 में, बाकी तो काट दो आप, क्योंकि ये वाला आर्टिकल है फोर्स्ड लेबर पे, कि किसी से फोर्स लेबर नहीं कराओगे, ज़बरदस्ती काम नहीं कराओगे, बिना पैसे के काम नहीं कराओगे। ये क्या है, माइनिंग इंडस्ट्री में बच्चे से काम नहीं कराओगे, हजार्डस अगर इंडस्ट्री है 24। मैंने बताया था आपको कि 4 का मतलब बच्चे, चिल्ड्रन 4, 24, 23, 24 में कन्फ्यूजन होती है, तो जिसमें 4 आए उसमें बच्चे हैं, चिल्ड्रन, ठीक है। और वैसे ही बच्चे बाद में आते हैं। तो आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अब आर्टिकल 20 है या आर्टिकल 22 है, तो कौन सा इसमें एग्जाम्पल है? तो आर्टिकल 22 इज राइट, आर्टिकल 22 इज राइट। वाई? क्योंकि आर्टिकल 20 राइट में डायरेक्ट बोलता है कि आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव दोनों से, डिटेंशन से हमें बचाता है। प्यूनिटिव क्या होता है कि मैंने काम कर दिया, मैंने गलत काम किया, उसके बाद में मुझे सज़ा मिल रही है। पर प्रिवेंटिव में क्या है कि मैंने कुछ गलत काम किया भी नहीं है और पुलिस सिर्फ इस भनक पे, शक के दायरे में लेकर के मुझे अरेस्ट कर रही है और मुझे कैद कर रही है, डिटेन कर रही है, ठीक है। डिटेंशन कहो
या डिटेन कहो, बात एक ही है, ये वर्ब है और ये नाउन है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम पीरियड जो है फॉर कैन बी नॉर्मली केप्ट अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन 3 मंथ्स, 3 मंथ विदाउट मजिस्ट्रेट अप्रूवल। अगर मजिस्ट्रेट ने अप्रूव कर दिया कि भैया ये तो बड़ा खतरनाक अपराधी है, तो चाहे उसको साल 2 साल 3 साल जितने साल भी रख सको। आपको पता होगा शर्जिल इमाम वाला केस हुआ था। शर्जिल इमाम एक थे जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट जो हमारा बांग्लादेश का बॉर्डर है भारत के पास, तो वहाँ जा कर के धमकी दी थी कि हम इस बॉर्डर को ब्लॉक कर देंगे। आर्टिकल 30 क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है अंडर आर्टिकल 15 द स्टेट इज प्रोहिबिटेड, स्टेट को बाध्य किया गया है फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड मेंशन्ड इन दी आर्टिकल 15। तो मैंने आपको बताया था रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ प्लेस। तो इसमें कौन सा नहीं है? रेजिडेंस नहीं है आर्टिकल 15 के अंदर, कि पब्लिक में किसी भी इंसान को स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है, ठीक। आपका तो स्टेट इंडिविजुअल को क्या अधिकार दिया गया है? जी हाँ, मान लो मैंने कोई कंपनी खोली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और मेरा नाम मुकेश अंबानी है, तो मैं चाहूँ तो मैं अपने बेटे को बना सकता हूँ, मैं तुम्हें डिस्क्रिमिनेट कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, बिकॉज मैं एक प्राइवेट कंपनी हूँ, मैं स्टेट नहीं हूँ, और ना ही मैं स्टेट सरकार से फंड लेता हूँ किसी प्रकार का। तो इनके बेसिस पे मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता हूँ, बाकी मैं किसी भी चीज़ पे डिस्क्रिमिनेट कर सकता हूँ, जैसे एज के क्राइटेरिया पे। अब मतलब कोई कहे कि आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति होनी है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या सरकार बोल सकती है कि आरबीआई गवर्नर सिर्फ मुसलमान हो, हिंदू नहीं चलेगा, है ना? क्या सरकार ऐसा बोल सकती है? जी नहीं, क्योंकि आर्टिकल 15 ने प्रोहिबिट किया है। क्या सरकार बोल सकती है कि तुम गोरे हो, काले हो, तुम इस रेस के हो, तुम नॉर्थ ईस्ट से आए हो तो तुम नहीं चलोगे? क्या ऐसा? क्योंकि यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है कि आप रेस के बेसिस पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हो। कास्ट के बेसिस पे कि तुम अपर कास्ट के हो, तुम लोअर कास्ट के हो, है ना, तुम अनटचेबल हो, तो ये भी नहीं कर सकते हो आप। सेक्स के बेसिस पे कि आप तो लड़की हो, लड़कियों का काम है घर में काम करना, लड़की कहाँ से नौकरी करने लगी, है ना, तो ये भी सेक्स के बेसिस पर भी नहीं। बर्थ प्लेस की कि तुम तो यूपी में पैदा हुए हो तो तुमको नहीं देंगे, बिकॉज यूपी के लोग चोर होते हैं, या मध्य प्रदेश के लोग चोर होते हैं, या तमिलनाडु के लोग चोर होते हैं, तो हम उस बेसिस पर इसको नहीं कर सकते हैं। क्या मैं कर सकता हूँ डिस्क्रिमिनेशन? किस बेसिस पे? एज के बेसिस पे। अब 5 साल का बच्चा बोले कि मुझे बनाओ आरबीआई गवर्नर, तो सरकार बोलेगी भैया तुम तो 5 साल के हो, तुम्हें तो भी खुद खड़े होना नहीं आ रहा, तो मैं तुम्हें कैसे बनाऊँ, है ना। कोई मान लो माता पिता पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट की, देखिए सर स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर रही है मेरे बच्चे के खिलाफ़, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को मौका दिया जाए आरबीआई गवर्नर बनने में। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा क्या, किस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है? कहेंगे सर मेरा बेटा मात्र 10 साल का है और मैं चाहती हूँ कि वो आरबीआई गवर्नर बने, लेकिन सरकार ने देखो डिस्क्रिमिनेट किया है एज के बेसिस पे। तो सुप्रीम कोर्ट क्या रहेगा? अरे वो कर सकता है, बिकॉज एज इज़ नॉट अ क्राइटेरिया। अगर इन 5 चीज़ों में से कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब क्वालिफिकेशन में हो सकता है कि आरबीआई गवर्नर के लिए इकोनॉमिक्स कंपलसरी कर दी जाए। अब तुमने पढ़ रखी है सिर्फ मैथ्स, तो हाउ कैन यू बी अपॉइंटेड? अगर सरकार चाहे तो कर सकती है, बिकॉज ये इन 5 ग्राउंड में से नहीं है, छठा सातवां ग्राउंड है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स टू एवरी रिलीजन, डिनोमिनेशन और सेक्शन? मैनेज का मतलब क्या बताया था? आर्टिकल 26। तो आर्टिकल 26 इज राइट। ये क्या था कि प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपगेट,
रिलीजन। 27 क्या कहता है, नो बी टैक्स्ड। 28 क्या बताया था कि आप अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, इंस्ट्रक्शन दे सकते हो इंस्टीट्यूट में। 29 क्या बताया था, माइनॉरिटीज़ के बारे में। तो ये सब चीज़ें हो गई आपको। क्वेश्चन नंबर 38 है द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ एक्ट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 सॉरी, इंट्रोड्यूस्ड विच शेड्यूल टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। क्या आपको पता होगा कि बहुत सारे फंडामेंटल राइट थे और आर्टिकल 19(1) A, B, C, D, E, F, G, तो 7 थे इसमें। बट आपको पता होगा कि F वाला ये हटा दिया गया था। क्यों, कैसे हटाया गया था? 44th CAA को हटाया गया था 1978 से। राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट हटा दिया गया था कि किसी को अधिकार नहीं है, मतलब फंडामेंटल राइट आपका नहीं है। मतलब आप रख सकते हो बट आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो कि मेरी तो यह अधिकार है। केवल लीगल राइट बना रखा गया था इसको, लीगल राइट ओनली। अब तुम कहोगे ये क्यों किया गया? बिकॉज ज़मींदारों के पास बहुत ज़मीन थी तो लैंड रिफॉर्म करने थे, इसीलिए लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी लाई गई थी। ठीक, रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी लाई गई थी। अब था क्या यहाँ पे, तो अब मान लो मेरे पास प्रॉपर्टी थी, अब सरकार ने इस प्रॉपर्टी को जब एक्वायर किया तो बहुत लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट से कहा सर स्टेट ने जो है मेरे फंडामेंटल राइट को वायलेट किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कौन सा फंडामेंटल राइट? कहेंगे सर मेरा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1) F। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार ने जो भी किया है, जो भी शेड्यूल ऐड किया है उसको खंडन करते हैं, उसको मैं वॉइड डिक्लेयर करता हूँ। सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया और इसमें 10th शेड्यूल ऐड कर दिया। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिख गई चीज़ है कि ये आर्टिकल आपका है ही नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी आपका है ही नहीं, सॉरी 10th एंड 9th, तो 9th शेड्यूल में वो एक्ट डाले जाते थे जिसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि आप सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं कर सकता। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि जुडिशरी तुम्हारे किसी भी एक्ट को रिव्यू नहीं कर सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ऐड किया 9th शेड्यूल टू दी अलॉन्ग विद आर्टिकल 31A और 31B। 31A को भी ऐड किया, 31B को भी ऐड किया। प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म्स एंड एग्रेरियन लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू ऑन द ग्राउंड दैट दे वायलेटेड फंडामेंटल राइट्स, कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लेटर IR कोयलो केस में कहा कि लॉज प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल आफ्टर, अच्छा 1951 में जब फर्स्ट CA आया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लेकर के 24 अप्रैल 1973 तक जितने भी ये लॉज थे इनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। बट 24 अप्रैल के बाद में जो जितने लॉज आए हैं उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, और 9th शेड्यूल क्या था कि अगर आपने किसी भी एक्ट को, पार्लियामेंट के एक्ट को या स्टेट के एक्ट को, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट को या स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट को, अगर आपने 9th शेड्यूल में पेश कर दिया तो इसका जुडिशियल रिव्यू मतलब कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती। बट सुप्रीम कोर्ट ने IR कोयलो केस में कहा कि अगर कोई भी एक्ट आपने इस पीरियड के बीच में डाला है तब उस पर हम जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा। बट 24 अप्रैल 1973 के बाद में अगर आपने कोई एक्ट डाला है तो उस पर हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे। मतलब हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं।
तो विच सुप्रीम कोर्ट केस इज लैंडमार्क फॉर इस्टेब्लिशिंग द फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड इफ दे आल्टर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे वो बेसिक स्ट्रक्चर क्यों ही ना, किस लैंडमार्क केस ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता, इवन इफ, चाहे वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते भी क्यों ना हो। तो बताओ कौन सा एक्ट था। सभी को पता है केशवानंद भारती केस 1973 में आया था, और इसी केस को हमें रेफर कर रहा हूँ। 24 अप्रैल 1973 को केस आया था, और ये केस इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज सचिन तेंदुलकर भी इसी दिन पैदा हुए थे। क्रिकेट के गॉड भी पैदा हुए थे इस दिन को, ठीक है। मेनका गांधी केस था ये कि जुडिशियल प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को रिप्लेस करके, हालांकि संविधान में यही लिखा है बट इसको रिप्लेस करके इन प्रैक्टिस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लाया गया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लाया गया, जो एग्जीक्यूटिव और प्लस लेजिस्लेचर दोनों को देखता है। ये क्या था, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव के बारे में ही बात करता था, ठीक है। कि मतलब अगर कोई लॉ बनाया है तो अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन, लॉ जो टेक्स्ट है, जो लॉ बनाया मान लो गया है, तो उसमें जो कुछ भी लिखा है अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा तभी सिर्फ वॉइड किया जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि मान लो लॉ बनाया गया और लॉ खुद में अगर बेकार बना है तो उसका क्या करोगे तुम। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ उसके अंदर छोटा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यूके से लिया है और ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया है। तो यूएसए का कॉन्सेप्ट इज़ मच मोर बेटर नहीं कहेंगे, सिर्फ बेटर कहेंगे, बिकॉज मच मोर बेटर इज रॉन्ग, केवल बेटर कहना इज गुड, बिकॉज गुड, बेटर और बेस्ट ये 3 फॉर्म होती हैं कंपैरिजन के लिए। ये सबसे अच्छा ये और अच्छा ये। Which article of the Constitution of India defines right to move Supreme Court as fundamental right in itself? तो आर्टिकल 32। तो right to move सुप्रीम कोर्ट, ये अपने आप में आर्टिकल 32 है कि अपने आप में फंडामेंटल राइट्स है। आपको पता है कि पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बोलता है कि पार्ट 12 से लेकर के 35 तक ये फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है। अब इन्हीं के बीच में एक आर्टिकल 32 आता है जिसको अंबेडकर साहब ने क्या कहा है कि फंडामेंटल टू ऑल फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल टू ऑल फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आपको पता है कि अगर मान लो आपका आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक अगर कोई आपका आर्टिकल आपका अगर अधिकार है जो वायलेट होता है, मतलब अगर स्टेट आपको वायलेट करता है, ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कहाँ जाते हो? और सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी होगी, ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी होगी, मतलब सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू एक्ट। बट अगर आप हाई कोर्ट के पास जाओगे तो ड्यूटी उसकी नहीं है, उसका वो डिस्क्रेशन है। डिस्क्रेशन का मतलब होता है मर्जी, वो चाहे तो आपकी अपील सुने चाहे ना सुने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास अगर जाओगे
फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, तो वो उसको सुनना ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेट लाएंगे हम, और हमारा आपका जैसा कि हमने बताया था आपको कि 2000 क्वेश्चन हम पॉलिटी के लिए डिस्कस करेंगे। तो हम बिल्कुल कमिटेड हैं इस चीज़ के लिए, और सारे सब्जेक्ट के लिए आएंगे। इंडियन इकॉनमी है या फिर आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, सारी चीज़ मैं लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो आप।